हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले तो मैं सॉरी कहना चाहती हूँ आप सबसे कि वीडियो डालने में मेरे से काफी देर हो गई क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब थी और मेरे पास कम्युनिटी टैब अभी तक अवेलेबल नहीं है कि आप सबको इन्फॉर्म कर सकूं। तो हो सके तो आप लोग मुझे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ताकि इन फ्यूचर अगर मुझे कुछ भी बताना हो तो मैं आप सबको बता सकूं। तो आज मैं हाल में ही रिलीज हुई अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर टेलीविजन मिनी सीरीज मिडनाइट मास को एक्सप्लेन करूंगी, जिसे डायरेक्ट किया है माइक फ्लेनेगन ने और इसकी IMDb रेटिंग है 7.9 आउट ऑफ 10, जो कि अभी फ्लक्चुएट कर रही है क्योंकि ये सीरीज बिल्कुल नई है। अब अगर हम इस सीरीज की बात करें तो ये स्टोरी बेस्ड है एक आइसोलेटेड आइलैंड पर, जहां एक मिस्टीरियस प्रिस्ट के आने के बाद से सुपरनैचुरल इवेंट स्टार्ट हो जाता है। इस सीरीज के फर्स्ट सीजन में हमें 7 एपिसोड्स देखने को मिलते हैं। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं हम सीधा कहानी की तरफ। बुक फर्स्ट, जेनेसिस। कहानी की शुरुआत होती है राइली नाम के एक आदमी को दिखाते हुए, जिसने नशे के हालत में एक्सीडेंट कर दिया था और उस एक्सीडेंट में तारा बेथ नाम की एक औरत की डेथ हो जाती है, जिसके वजह से राइली को 4 साल की सजा और कुछ रुपए जुर्माना देने की सजा सुनाई जाती है। जेल में राइली अपने माँ एनी द्वारा दिए गए बाइबल को पढ़ता है, पर इसके बावजूद भी उसे हर रात सोने से पहले तारा बेथ हमेशा दिखती है। इसी तरह 4 साल बीतने के बाद राइली अपनी सजा पूरी करके अपने होम टाउन क्रॉकेट आइलैंड पर अपने फैमिली के पास जाने का डिसीजन लेता है। ये आइलैंड काफी छोटा था और उस पर केवल 127 लोग ही रहते थे। हम आगे देखते हैं राइली का छोटा भाई वॉरेन अपने 2 दोस्तों के साथ ड्रग्स एंड ड्रिंक्स के लिए उस आइलैंड के एक छोटे हिस्से पर पहुंचते हैं। इस हिस्से को जंगली बिल्लियों ने अपने कब्जे में कर लिया था। तभी हमें एक सीन में एक मिस्टीरियस आदमी एक ट्रंक पर टैप करते दिखाया जाता है और उस टैप के जवाब में ट्रंक के अंदर से भी कोई टैप करता है। सीन फिर से वॉरेन और उसके दोस्तों पर शिफ्ट होती है, जिन्हें वहां झाड़ियों में कुछ दिखता है जो बिल्ली जैसा तो बिल्कुल नहीं था। खैर, अगले सुबह राइली अपने होम आइलैंड पर पहुंचता है, जिसे सिर्फ उसकी माँ एनी रिसीव करने पहुंची थी। इसके बाद हमें कुछ और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जैसे मिस बेव कैनी, जो कि 80 इयर्स ओल्ड प्रिस्ट प्रूइट को ढूंढ रही थी, डॉक्टर सारा, उनकी बीमार बूढ़ी माँ, एक प्रेग्नेंट औरत एरिन ग्रीन, एक लोकल शेरिफ हसन, एक शराबी आदमी जो कोली और उसका कुत्ता पाइक। आगे हमें एक सीन में पता चलता है कि मिस बेव पाइक को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। एक मीटिंग में हमें आइलैंड वासी एक तूफान के बारे में डिस्कस करते दिखते हैं, जो आने वाले रात को उनके आइलैंड को हिट करने वाला है। नेक्स्ट हम राइली के फैमिली को डिनर करते देखते हैं, जहां राइली चर्च विजिट करने से मना कर देता है क्योंकि उसने गॉड से अपना बिलीफ खो दिया था, पर उसके फादर एड के उस पर प्रेशर डालने से वो चर्च विजिट करने को रेडी हो जाता है। उसी रात राइली आंखें बंद करने से पहले तारा बेथ को देखता है और आंखें बंद करते ही खुद को एक बोट में अकेला पाता है। इससे हमें साफ पता चलता है कि राइली अपने पास्ट में किए गए एक्सीडेंट के वजह से गिल्ट से भरा हुआ है। नेक्स्ट मॉर्निंग चर्च में सब एक नए प्रिस्ट को देखकर शॉक्ड थे। प्रिस्ट अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहते हैं कि वो फादर पॉल हिल हैं और वो प्रिस्ट प्रूइट के जगह कुछ हफ्तों के लिए वहां आए हैं, क्योंकि प्रिस्ट प्रूइट अपने ट्रिप से वापस आते समय बीमार हो गए हैं और वो मेनलैंड के हॉस्पिटल में एडमिट है। प्रेयर के बाद राइली एंड एरिन अपने पास्ट लाइफ के बारे में डिस्कस करते हुए अपने घर तक वॉक करते हैं। यहाँ हमें पता चलता है ये दोनों बचपन से ही अच्छे दोस्त हैं। राइली अपने पास्ट के बारे में बताता है कि वो एक्सीडेंट से पहले शिकागो में था और स्टॉक मार्केट से उसने कई सारे पैसे कमाए, पर अब वो यहाँ अपने फैमिली के साथ रहने के लिए मजबूर है। एरिन भी उसे अपने पास्ट के बारे में बताती है कि वो न्यूयॉर्क में थी जब उसकी शादी हुई और अब वो अपने शादी के टूटने और प्रेग्नेंट होने के बाद वापस उस आइलैंड पर आई है। यहाँ हमें साफ पता चलता है कि वो दोनों मजबूरी में उस आइलैंड पर फंसे हुए थे। दूसरी तरफ मिस बेव फादर पॉल को इसलिए कन्फ्रंट करती है क्योंकि उन्होंने ग्रीन कपड़ों के बजाय गोल्डन कपड़े
कपड़े पहने थे, जो कि सिर्फ कुछ खास दिनों पर ही पहने जाते हैं। फादर उसे बताते हैं उन्हें लगा नहीं था कि कोई इस बात को नोटिस भी करेगा, पर मिस बेव, जो कि आइलैंड पर होने वाली हर चीज पर ध्यान रखती थी, उनके नजरों से ये कैसे बच सकता था। खैर, रात को तूफान उस आइलैंड को हिट करता है और राइली अपने विंडो से एक आदमी को समुद्र की तरफ जाते देख उसे प्रिस्ट प्रूइट सोचकर उसका पीछा करता है, जो कि कुछ देर बाद गायब हो जाता है, इससे पहले कि राइली उस तक पहुंचे। नेक्स्ट मॉर्निंग राइली और उसका परिवार पक्षियों को मरी हुई बिल्लियों के शरीर को खाते देखते हैं, जो तूफान के ज्वार के साथ बह के आ गई थी। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या कल जिसे राइली ने देखा था वो मॉन्स्टर था या फिर कोई आदमी, और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। बुक सेकंड, साम्स। दूसरे एपिसोड की शुरुआत शेरिफ हसन से होती है, जिसका मानना था कि बिल्लियों के मरने के बाद भी उन्हें कहीं भी खून नहीं मिला, जो कि काफी वियर्ड चीज थी, और सारी बिल्लियां अपने गर्दन के टूटने की वजह से मारी गई थी। हम आगे देखते हैं पैरोल के शर्तों के वजह से राइली मेनलैंड पर एए मीटिंग को अटेंड करता है। दूसरी तरफ मेयर वेड और डॉली स्कारबोरो की व्हीलचेयर से चलने वाली बेटी लीजा फादर पॉल के साथ काफी अच्छा बॉन्ड शेयर करने लगी थी। वहीं हम नोटिस करते हैं लीजा और जो कोली एक दूसरे को काफी वियर्ड तरीके से घूरते हैं, जिसका मतलब है कि उनके बीच एक पेनफुल हिस्ट्री है। हमें बेव और एरिन के एक कन्वर्सेशन से पता चलता है कि एरिन की मदर पेगी एक हैवी ड्रंकर थी। यहाँ एरिन बेव को रैट किल की दवाई के साथ देखती है, जो बेव ने तूफान के बाद नुकसान पहुंचाने वाले चूहों को मारने के लिए निकाला था। इन सब के बीच फादर पॉल डॉक्टर सारा के घर विजिट करते हैं, उनकी बूढ़ी बीमार माँ की एक इच्छा पूरी करने। फादर पर्सनली उनके लिए प्रे करते हैं और उन्हें ब्लेस करते हैं। ऐसा कभी किसी और ने इससे पहले नहीं किया था। उसी रात हम आसमान से कुछ गिरते देखते हैं, जो कि राइली के पड़ोस के एक खाली घर में जा गिरता है। नेक्स्ट मॉर्निंग फादर पॉल एक उपदेश देते हैं, जिससे हर किसी के आंखों में आंसू आ जाता है। आगे हम देखते हैं एक लोकल ईस्टर फेस्टिवल क्रॉकपॉट लक में कोली का कुत्ता पाइक एक जहरीले हॉट डॉग खाने के बाद मर जाता है। सबको बेव पर शक था, क्योंकि बेव पाइक को ज्यादा पसंद नहीं करती थी और एरिन ने उसे रैट किल के साथ पहले देखा था। लेकिन कोली के बारे में कोई ज्यादा परवाह नहीं करता है, क्योंकि सबको पता था कि कोली के शराब पीने के वजह से ही लीजा आज व्हीलचेयर पर है। इससे हमें पता चलता है कि सारा और हसन की तरह कोली भी एक टाउन आउटसाइडर है, जो चर्च विजिट नहीं करते। थोड़ी देर बाद हसन बेव को पाइक को मारने के लिए कन्फ्रंट करता है, पर बेव बड़े ही आसानी से खुद को बचा लेती है, क्योंकि हसन के पास कोई सबूत नहीं था। बेव एक बहुत ही चालाक औरत थी, जो किसी को भी बड़े आसानी से मैनिपुलेट कर लेती थी। हसन कोली से मिलके उसे कंफर्म करता है कि पाइक को बेव नहीं मारा है। फादर पॉल राइली को उसके एए चैप्टर्स रिक्रिएशन सेंटर में करने के लिए सेटअप करते हैं, ताकि उसे बार बार मेनलैंड विजिट न करना पड़े। फादर पॉल और राइली में यहाँ कई सारी बातें होती हैं, जैसे किस तरह राइली ने भगवान से अपना भरोसा खो दिया और फादर पॉल उसके भरोसे को दोबारा जोड़ने और उसके मिसबिलीफ को तोड़ने की कोशिश करते हैं। हम थोड़ी देर बाद देखते हैं एक टाउन रेसिडेंट ड्रग डीलर उसी खाली घर के बाहर से जाते टाइम वहाँ कुछ नोटिस करता है, जिसके बाद हम देखते हैं उस घर से एक मॉन्स्टर फिगर निकलकर उस पर जंप करता है और उसे उस घर के अंदर खींच लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग फादर पॉल लीजा को सीढ़ियों के ऊपर आके ब्लेसिंग लेने को कहते हैं। सब शॉक्ड हो जाते हैं फादर को ऐसा करते देख, क्योंकि लीजा एक अपाहिज थी। पर अचानक लीजा अपने व्हीलचेयर से उठ के चलने लगती है और सब इसको मिरेकल सोचते हैं और एपिसोड सेकंड यही खत्म हो जाता है। बुक थर्ड, प्रोवर्ब्स। एपिसोड थर्ड की शुरुआत में हम फादर पॉल को देखते हैं, जो उस आइलैंड में आने से पहले एक चर्च में कन्फेस करते हैं कि वो कॉकरेट आइलैंड के लोगों से प्रिस्ट प्रूइट के बारे में झूठ बोलने जा रहे हैं, ताकि वो उस आइलैंड के लोगों के लिए कुछ मिरेकल्स कर सके। यहाँ हमें पता चलता है कि फादर पॉल कुछ तो छुपा रहे हैं। कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ मेयर और उसकी बीवी अपनी बच्ची को दोबारा चलते देख काफी खुश होते हैं, पर
पर फादर पॉल अचानक से बीमार फील करते हैं और अपने घर की तरफ जाते हैं। उनका पीछा मिस बेव करती है। कुछ देर बाद हम फादर को खून की उल्टियां करते देखते हैं। मिस बेव फादर के घर पर कुछ ऐसा नोटिस करती है जिसे देख वो शॉक्ड रह जाती है। मेयर वेड और डॉली अपनी बेटी को डॉक्टर सारा के पास ले जाते हैं। सारा लीजा को वापस चलता देख सरप्राइज थी। वो लीजा के ब्लड सैंपल को मेनलैंड के लैब में टेस्ट के लिए भेजने को कहती है, पर वेड ब्लड टेस्ट के लिए साफ इनकार कर देता है, ये कहते हुए कि ये गॉड का एक मिरेकल है और अब उनके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो कोई भी टेस्ट करवाए। उन्हें अपने बेटी के ठीक होने से मतलब था, वो कैसे भी ठीक हो उन्हें फर्क नहीं पड़ता था। सारा लीजा को देख शॉक्ड थी, पर वो अपने मॉम को उनके बेड पर ना देख और ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो नोटिस करती है उसकी माँ जो ठीक से चल भी नहीं पाती है। वो सीढ़ियों से होते हुए अपने पुराने बेडरूम तक पहुंच गई थी। उसी रात एए मीटिंग में रायली फादर को लीजा के सडन रिकवरी के बारे में पूछता है। फादर उसे बताते हैं उसके पास ऐसा कोई जवाब नहीं है जो उसको सेटिस्फाई कर सके। यहाँ फादर पर रायली अब और बिलीव नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसने कभी भी ऐसा होते हुए इससे पहले नहीं देखा था। नेक्स्ट मॉर्निंग लीजा को वापस से चलते देख आइलैंड के लोग सरप्राइज थे, और जो लोग चर्च विजिट करते थे और हमेशा ब्लेसिंग्स लेते थे उन सबकी तबीयत अचानक से ठीक होने लगी थी। जैसे रायली के फादर एड के बैक का पेन अचानक से ठीक हो गया था और वो अपने वाइफ के साथ डांस भी एंजॉय करते हैं। डॉक्टर सारा की मॉम अब धीरे धीरे काफी ठीक होने लगी थी, क्योंकि वो डेली अपने घर पर ही फादर पॉल के साथ प्रेयर करती थी। अब लीजा और उसके पेरेंट्स चर्च के मिरेकल को पूरे आइलैंड पर प्रमोट करने लगे थे, जिसके वजह से चर्च में विजिटर्स बढ़ गए थे। फादर पॉल के उपदेशों से भी लोग उस चर्च की तरफ अट्रैक्ट होने लगे थे। पर हम यहाँ एक चीज नोटिस करते हैं, फादर हमेशा रीबर्थ, सेकेंड चांस, इटर्नल लाइफ और रिजरेक्शन की बातें ही करते थे। खैर, हम आगे देखते हैं कि फादर चर्च में सबके सामने बेहोश हो जाते हैं और हम पास्ट में फादर पॉल को उसी कन्फेशन रूम में कन्फेस करते हुए देखते हैं, जो प्रिस्ट प्रूइट के बारे में बताते हैं कि बूढ़े प्रिस्ट प्रूइट अपने टूर ग्रुप से बिछड़ने के बाद एक रेगिस्तान में खो गए थे, जहाँ एक तूफान आता है और तूफान से बचने के लिए प्रिस्ट एक गुफा के अंदर जाते हैं। यहाँ कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ डॉक्टर सारा फादर पॉल को चेक करती है और उन्हें रेस्ट करने और ज्यादा से ज्यादा पानी पीने को कहती है। हम आगे देखते हैं लीजा जो कोली से मिलने उसके घर जाती है और उसे बताती है कि वो उससे नफरत करती है, पर वो उसको माफ कर देती है जो कुछ भी उसने पास्ट में किया, क्योंकि गॉड ने भी कोली को माफ कर दिया था। यहाँ हमें पता चलता है कोली ने नशे के हालत में लीजा पर गोली चलाई थी, जो उसके स्पाइन में जाके लगी थी और इसके बाद से वो अपाहिज हो गई थी। कोली को लीजा से माफी मिलने के बाद काफी पछतावा होता है। दूसरी तरफ शरीफ हसन को अपने बेटे अली के बैग में बाइबल मिलता है, जो कि थोड़ा वियर्ड था हसन के लिए, क्योंकि वो मुस्लिम्स थे। कुछ देर बाद स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग में मिस बेव बाइबल को कोर्स में इंक्लूड करने को कहती है, जहाँ वो हसन को भी बताती है कि उसका बेटा भी बाइबल में इंटरेस्टेड है, पर हसन उसे कहता है उसे बाइबल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट वो बाइबल को रिस्पेक्ट करता है कुरान की तरह ही, पर अगर उसका बेटा बाइबल को पढ़ता है तो एज अ मुस्लिम उसे प्रॉब्लम होगी। जैसे अगर क्रिश्चियन फैमिली का बच्चा अचानक से कुरान पढ़ने लगे तो उस फैमिली को प्रॉब्लम होगी। पर मिस बेव इस चीज को मिसअंडरस्टैंड करती है और वहाँ बैठे पेरेंट्स को भी मिसलीड करती है हसन के खिलाफ। एरीन कई बार बेव को समझाने और रोकने की कोशिश करती है, पर बेव तो किसी की वैसे भी नहीं सुनने वालों में से थी। यहाँ हम बेव के मुस्लिम्स के लिए हेटनेस को साफ देख पाते हैं। एरीन बेव के बिहेवियर के बारे में रायली से डिस्कस करती है और बताती है बेव का बिहेवियर काफी खराब है। दूसरी तरफ डॉक्टर सारा नोटिस करती है कि उसके मॉम की याददाश्त वापस आने लगी है। थोड़ी देर बाद रायली अपने एए मीटिंग में जो कोली को देखकर शॉक था, जो कि लीजा के उसे माफ करने के बाद शराब छोड़ना चाहता था, और इसीलिए वो उस मीटिंग को अटेंड करता है। मीटिंग के खत्म होने के बाद कोली रायली को अपनी बहन के बारे में बताता है, जो मेनलैंड में कुछ टाइम पहले ही किसी बीमारी के चलते मारी गई थी। हम आगे देखते हैं कि अली हसन से चर्च विजिट करने
की परमिशन मांगता है। हसन उसे समझाता है कि अगर वो अपनी फ्रेंड लीजा के साथ हुई मिरेकल की वजह से चर्च जाना चाहता है तो वो मिरेकल सच नहीं है, पर अली उसकी बात मानने को रेडी नहीं था। हसन अली को उसकी मॉम का एग्जाम्पल देता है कि उसकी मॉम गॉड पर बहुत भरोसा करती थी, पर वो कैंसर जैसी बीमारी से तड़प तड़प कर मरी, और अगर गॉड को मिरेकल दिखाना ही है तो वो अपने सारे बिलीवर्स को सेम ट्रीट करेंगे। गॉड के लिए उसकी मॉम और लीजा बराबर है, तो गॉड क्यों उसकी मॉम को तड़पता छोड़कर लीजा की प्रॉब्लम को खत्म करेंगे। अगर गॉड को सच में ये सब करना ही है तो वो अली के मॉम को भी ठीक कर देते, और कहीं ना कहीं हसन की बात भी सही थी और अली भी उसकी बात मान जाता है। थोड़ी देर बाद हसन अली के रूम के विंडो के बाहर किसी अजीब से क्रिएचर को देखता है, पर वो उसे अपना वहम सोचकर उसे इग्नोर कर देता है। हम आगे देखते हैं कि वेड एंड डॉली अपनी बेटी के ठीक होने के लिए फादर को उनके घर मिलने आए थे, और स्टार्च नाम का मैकेनिक उस घर की एक वाटर पाइप को ठीक कर रहा था, और बेव उन सबको फादर के एब्सेंस में एंटरटेन कर रही थी। तभी फादर अपने घर में एंटर करते ही गिर जाते हैं और उनकी डेथ ऑन द स्पॉट हो जाती है। और हम फिर से पास्ट में देखते हैं फादर पॉल को प्रिस्ट प्रूइट के बारे में कन्फेस करते हुए कि जब प्रिस्ट प्रूइट उस गुफा के अंदर पहुंचे तो उन्हें वहां कोई दिखा जो अंधेरे से निकल के उनके बॉडी से ब्लड पीने लगा। वो धीरे धीरे मर रहे थे, पर वो क्रिएचर एक एंजल था जो अंधेरे से निकल के आया और उसने उन्हें अपना ब्लड पिलाया। और नेक्स्ट मॉर्निंग प्रिस्ट प्रूइट खुद को बिल्कुल यंग देखते हैं, और यहाँ हमें पता चलता है फादर पॉल ही प्रिस्ट प्रूइट हैं जो अचानक से यंग हो चुके हैं। वो उस क्रिएचर को गॉड का एक एंजल कहते हैं क्योंकि उसके 2 पंख थे और उसने फादर को दोबारा से यंग बना दिया था। यहाँ हमें कुछ और चीजें भी पता चलती है, क्यों फादर हमेशा रीबर्थ एंड रेजुरेक्शन के बारे में बात करते थे, और स्टार्टिंग में जो आदमी हमें एक ट्रंक के साथ दिखा था वो फादर ही थे जो क्रिएचर को एंजल समझ के अपने साथ उस आइलैंड पर ले आए थे, ताकि उनकी तरह बाकी सब भी अपने बीमारियों और बुढ़ापे से छुटकारा पा सके। प्रेजेंट में अचानक से फादर पॉल फिर से जिंदा हो जाते हैं और हम उस घर पर लगे एक पेपर कटिंग को देखते हैं जिसमें फादर प्रूइट की पुरानी पिक्चर थी जो मिस बेव ने पहले ही देख ली थी, और मिस बेव को फादर के इस राज के बारे में पहले से ही पता था, और अब उनके साथ साथ वेड, डॉली और स्टार्च भी इस बात को जान चुके थे। बेव इन सब चीजों को मिरेकल बताती है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। बुक 4 लैमेंटेशन। एपिसोड 4 की शुरुआत होती है डॉक्टर सारा एंड एरिन से। डॉक्टर सारा जिसने कुछ दिन पहले ही एरिन के अल्ट्रासाउंड में बच्चे को देखा था, वो अब एरिन के यूट्रस में नहीं था। यहाँ तक कि एरिन को खुद भी नहीं पता था अपने मिसकैरेज के बारे में। दूसरी तरफ हम देखते हैं बेव फादर को चिकन सूप देती है, पर भूख लगने के बावजूद भी फादर उस सूप को पीने से मना कर देते हैं। यहाँ फादर बेव को बताते हैं कि वो गॉड को फील कर सकते हैं जो उनके अंदर है। बेव उन्हें बताती है वेड, डॉली और स्टार्च किसी को भी कुछ नहीं बताएंगे, पर फादर को जल्द ही सबको बताना होगा कि उनके अंदर गॉड है। डॉक्टर सारा एरिन के ब्लड को टेस्टिंग के लिए भेजने वाली थी, वो उस ब्लड सैंपल को कुछ देर के लिए धूप में छोड़ देती है क्योंकि उसकी मॉम वहाँ आ गई थी। यहाँ सारा अपने मॉम का टेस्ट लेती है और वो खुश थी कि उसकी मॉम की याददाश्त काफी सही हो गई थी, पर उसके मॉम के वहाँ से जाते ही वो ब्लड सैंपल देखते ही देखते वैनिश हो जाता है। क्योंकि एरिन का मिसकैरेज हो चुका था, रायली उसको मिलने जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। यहाँ रायली अपने बोट वाले ड्रीम को भी एरिन के साथ शेयर करता है, जिसके बाद दोनों साथ में प्रेयर करते हैं एक दूसरे के लिए। दूसरी तरफ फादर पॉल को काफी पेन हो रहा था। वो प्रे करते हुए अपने हाथ को रोजरी से कट करके अपना ही खून पीते हैं और वो कट अपने आप ठीक भी हो जाता है। हम आगे देखते हैं लीजा के माफ करने के बाद कोली अपने ड्रिंकिंग हैबिट्स में काफी अच्छे से कंट्रोल कर रहा था। रात होते ही फादर पॉल अपने घर से निकलते हैं क्योंकि अब वो सनलाइट को फेस नहीं कर पा रहे थे। वो सीधा सारा के मॉम से मिलने जाते हैं और अब सारा की मॉम काफी ठीक हो चुकी थी, इसीलिए वो फादर प्रूइट को पहचान जाती है। यहाँ हम देखते हैं वो दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं। सारा की मॉम फादर को दोबारा यंग
रंग देखकर काफी खुश थी। उस रात राइली एरिन के साथ ही रुकता है और दोनों में आफ्टर डेथ को लेके काफी सारा डिस्कशन होता है। फादर के घर पर हम फादर को फिर से पेन में देखते हैं जो उस क्रिएचर का वेट कर रहे थे। थोड़ी देर बाद हम फादर को कुछ पीते देखते हैं और तभी कोली वहां आ जाता है। फादर उसे कहते हैं वो अपने ड्रिंकिंग हैबिट्स को सुधारने के लिए सही स्टेप्स ले रहा है। फादर उसे अपने गले लगा लेते हैं और हम फादर के ब्लड थर्स्ट को उस टाइम फील कर पाते हैं। कोली को ये सब अजीब लगता है और वो फादर को उसे जाने देने को कहता है, पर उसी खींचातानी में कोली का सिर एक टेबल से टकरा जाता है और उसके सर से ब्लड निकलता देख फादर खुद को रोक नहीं पाते और तड़पते हुए कोली के सर से ब्लड पीने लगते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग राइली एरिन से प्रॉमिस करता है कि वो रात को उसके पास फिर से आएगा। अपने एए मीटिंग के बाद एरिन उसे बताती है कि आज वो मेनलैंड जाएगी सेकेंड ओपिनियन के लिए। हम हसन के घर पर देखते हैं कि अली चर्च जाने के लिए फिर से हसन से पूछता है, पर उसके मना करने के बावजूद भी वो चर्च जाने का डिसीजन लेता है। चर्च में मॉर्निंग मास में फादर का काफी देर तक वेट करने के बाद बेव उनके घर जाती है जहां वो कोली की लाश को देखती है, पर उसे फादर को लाश के साथ देखकर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फादर को रेडी होके मास में चलने को कहती है, पर फादर उसे दिखाते हैं वो सनलाइट में नहीं जा सकते। बेव उस दिन के मास को कैंसिल कर देती है और डॉली को उस दिन का प्रेयर करने को कहती है। बेव मेयर वेड और स्टार्च को फादर के पास ले जाती है और उन्हें कोली की बॉडी को ठिकाने लगाने को कहती है। वेड ये सब देखकर डर जाता है और वो इससे पहले उस काम को करने से मना करता। बेव उसे याद दिलाती है उसके बेटी को कोली के वजह से ही इतने सालों व्हीलचेयर पर रहना पड़ा और कोली को उसके किए गए पाप की ही सजा दी है फादर ने। जैसा कि बेव दूसरों को काफी अच्छे से मैनिपुलेट करने में अच्छी थी, वो दोनों को कोली की बॉडी ठिकाने लगाने के लिए मना लेती है। हम आगे एरिन को मेनलैंड के एक हॉस्पिटल में देखते हैं जहां उसे पता चलता है कि उसके रिपोर्ट के मुताबिक वो कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। वो डॉक्टर को बताती है उसने अल्ट्रासाउंड में खुद बच्चे की हार्ट बीट सुनी है, पर डॉक्टर उसे साइकेट्रिस्ट को दिखाने को कहती है क्योंकि एरिन अपने डाइवोर्स के बाद से डिप्रेशन में थी। पर ये सच में बहुत बड़ी बात थी क्योंकि अचानक से बच्चा कहाँ जा सकता था। एरिन ये सब जानने के बाद काफी शॉक्ड में थी। हम राइली को एए मीटिंग में देखते हैं जहां वो फादर से कोली के बारे में पूछता है जो मीटिंग में उस दिन नहीं आया था। फादर उसे बताते हैं वो अपने बहन के पास मेनलैंड गया है, पर कोली ने राइली को अपने बहन के डेथ के बारे में पहले ही बताया था। अब राइली को फादर पर डाउट होने लगा था। राइली घर जाता है जहां डिनर के टाइम उसकी फैमिली फादर पॉल की काफी बड़ाई करती है। डिनर के बाद राइली अपनी मदर को बताता है आज फादर पॉल ने उससे झूठ कहा है और वो फिर एरिन के घर की तरफ निकल पड़ता है। हम रिक्रिएशन सेंटर में देखते हैं वो क्रिएचर फादर से मिलने आता है जो एक कंटेनर में अपना ब्लड फिल करता है और फादर उस क्रिएचर को एंजल समझ के प्रेयर करते हैं। तभी राइली को एरिन के घर जाते टाइम फिर से फादर की कही गई झूठी बात याद आती है और वो रिक्रिएशन सेंटर वापस फादर से सच पूछने के लिए जाता है जहां उसे फादर के साथ वो क्रिएचर दिखता है और इससे पहले राइली कुछ भी समझ पाता वो क्रिएचर राइली पर हमला कर देता है और हम फादर को बिल्डिंग का डोर क्लोज करते देखते हैं और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। ये सीरीज बेस्ड है बिलीफ पर, कौन किस पर कितना और कैसा बिलीव करता है, पर फादर प्रूइट और मिस बेव गॉड पर इतना बिलीव करते हैं कि उन्हें एक वैम्पायर में भी एंजल नजर आता है। खैर, हमें आगे के एपिसोड में पता चलने वाला है कैसे सबको उस क्रिएचर और फादर पॉल की सच्चाई पता चलेगी और इस बीमारी को फैलने से कैसे रोकते हैं आइलैंड के लोग। तो आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।